यहाँ हम पढ़ते हैं लाग्रांज इक्वेशन की डेफिनेशन को। तो लाग्रांज इक्वेशन होती है ये, जो इस तरह की इक्वेशन होती है उसको हम लाग्रांज इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे ये g है तो ये p के एक फंक्शन को व्यक्त करता है और ये f भी p के एक फंक्शन को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे, क्लोरेट इक्वेशन। तो क्लोरेट इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। क्लोरेट इक्वेशन जो होती है वो होती है इस रूप के अंदर। ये जो लाग्रांज इक्वेशन है उसी से क्लोरेट इक्वेशन बनी है। यहाँ पे Gp है तो Gp को यहाँ पे केवल P पुट कर दिया है, यानी कि Gp यदि P होगा तो वो लाग्रांज इक्वेशन क्लोरेट इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो क्लोरेट इक्वेशन है ये इसका जो हल होता है वो हल होता है इस तरह से, y = cx + fp। यहाँ पे जहाँ जहाँ P था क्लोरेट इक्वेशन में, जहाँ जहाँ P है वहाँ यहाँ पे C हो जाएगा। ये होता है इसका हल। इसका हल हम डायरेक्ट इसी तरह से लिखते हैं। अब ये जो हल है इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये है हमारे पास क्लोरेट इक्वेशन। अब ये जो क्लोरेट इक्वेशन है इसका जो हल ज्ञात करना है हमें। हल ज्ञात करने के लिए हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि ये जो है y के बराबर में दिया गया है पूरा फंक्शन, तो इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। तो इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगी इक्वेशन हमारे पास। अब यहाँ पे ये dy/dx है, तो dy/dx को तो हम लिख देंगे p। तो हम इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, dy/dx को p लिख दिया और बाकी इक्वेशन को ऐसे कैसे। अब यहाँ से देखो ये p से p कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे dp/dx आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ से dp/dx आ गया और ये बन गया एक फैक्टर। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं हम दोनों फैक्टर को। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो हो गया ये और दूसरा बन गया ये। अब यहाँ पे ये जो है इससे तो हल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे हमें मिलेगा विचित्र हल, क्योंकि यहाँ से p की वैल्यू एक कांस्टेंट c के पद में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे यदि हम p की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पे एक कांस्टेंट c आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम ये जो dx है वो 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें dp का करना है इंटीग्रेशन। dp का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा p = c। अब ये जो p का मान आया है वो मान रख देंगे हम क्लोरेट इक्वेशन में यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मान रखेंगे तो हमें मिलेगा ये हो गया इसका हल। क्लोरेट इक्वेशन का हल होता है वो इस रूप के अंदर होता है, जहाँ जहाँ p होता है हम वहाँ c रख देते हैं। अब जो क्लोरेट इक्वेशन होती है उसको जब हम हल करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन दिया होता है वो डायरेक्ट क्लोरेट रूप में नहीं होता है, हमें क्लोरेट के रूप में बनाना पड़ता है। क्वेश्चन को क्लोरेट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रतिस्थापनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि x² को हम u पुट कर देते हैं, y² को हम v पुट कर देते हैं, और कभी कभार xy को भी हम u पुट कर देते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापित करते हैं इसके लिए कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि हमें क्या प्रतिस्थापित करना है, लेकिन कुछ आइडियाज़ है उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। यदि हमें xp वाले पद क्वेश्चन में दिख रहे हैं, जहाँ पे x की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी कि 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यदि x की पावर n है तो n का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इस तरह का पद यदि क्वेश्चन में बन रहा हो तो हम x² को यूं पुट कर लेते हैं। और यदि yp का पद बन रहा हो, जैसे कि yp ऐसे पद प्रश्न में बन रहे हैं, तो हम y² को यूं पुट कर लेते हैं। और इस तरह से हम प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन होता है वो क्लोरेट रूप में बदल जाता है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही हो। ये एक बेसिक आइडियाज़ है, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो मैंने इस तरह से नोट किया है। ये क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ठीक से समझ में आएगा।